तूफान। नाम सुनते ही जहन में तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आती है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इनकी ये अजीबोगरीब नाम जैसे फैंगिन या मोंथा ये सब आते कहाँ से हैं? तो आज हम 2024-25 के कुछ सबसे बड़े तूफानों की दुनिया में उतरेंगे, उनके नामों की कहानी से लेकर उनके असर तक सब कुछ जानेंगे। यही वो सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में घूमता है। क्या ये नाम ऐसे ही रैंडमली रख दिए जाते हैं या फिर कोई कमिटी बैठती है और इन नामों पर वोटिंग होती है? चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इन ताकतवर तूफानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले वो तूफान जिन्होंने सीधे तौर पर भारत पर असर डाला, और फिर वो जिन्होंने दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना कहर बरपाया। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले उन तूफानों की बात करते हैं जिन्होंने इस साल भारत के तटों पर दस्तक दी, क्योंकि ये वो कहानियां हैं जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इस साल भारत में जो पहला बड़ा तूफान सुर्खियों में रहा वो था चक्रवात फेंगल। ये अपने आप में एक जबरदस्त ताकत वाला तूफान था। अब देखते हैं कि इसने कहाँ सबसे ज्यादा असर डाला। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। फेंगल, जिसने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में काफी असर दिखाया, उसका नाम असल में सऊदी अरब ने दिया था। ये दिखाता है कि कैसे तूफानों के नाम रखने का सिस्टम कितना ग्लोबल है, मतलब दुनिया भर के देश इसमें शामिल होते हैं। भारत के लिए अगला बड़ा तूफान था चक्रवात शक्ति। इस तूफान का रास्ता फेंगर से बिल्कुल अलग था और इसने देश के दूसरे हिस्से को प्रभावित किया। शक्ति ने भारत के पश्चिमी तट पर, मतलब अरब सागर में हलचल मचाई। इसका असर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक महसूस किया गया। और मजे की बात यह है कि इसका नाम हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से आया था। इस सीजन में भारत को हिट करने वाला तीसरा बड़ा चक्रवात था मंथा। आइए देखते हैं कि इसने देश के किस हिस्से को अपना निशाना बनाया। मोंथा ने अपनी पूरी ताकत पूर्वी तट पर दिखाई, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्य प्रभावित हुए। और इसका नाम मोंथा ये थाईलैंड की तरफ से दिया गया था। तो एक बार फिर हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये तो थी भारत की कहानी, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस साल के ग्लोबल स्टॉर्म सीन पर एक नजर डालते हैं। अगर एशिया की बात करें तो तूफान दितवा और रगासा ने खूब सुर्खियां बटोरी। दितवा ने श्रीलंका में भारी बारिश की, तो वहीं रगासा ताइवान और फिलीपीन से गुजरते हुए काफी उथल पुथल मचा गया। हिंद महासागर की ओर देखें तो चक्रवात चिडो मोजाम्बिक के लिए एक बड़ी चुनौती बना, जबकि जुड ने मेडागास्कर के तटों पर अपनी ताकत दिखाई। ये तूफान हमें याद दिलाते हैं कि क्लाइमेट चेंज का खतरा इन इलाकों में कितना बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि यह तूफान सिर्फ गर्म इलाकों तक ही सीमित थे। यूरोप में स्टॉर्म एमी ने यूके में तेज हवाएं चलाईं, तो कैरिबियन में मेलिसा ने कई द्वीपों के लिए खतरा पैदा किया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का भी अल्फ्रेड नाम के तूफान से सामना हुआ। अच्छा, इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें, सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए। भारत में आए तूफानों को याद रखने में मदद के लिए हमारे पास एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। इसको ऐसे सोचिए, शक्ति तो हमारे पड़ोसी श्रीलंका से आई एक भेंट की तरह थी। फेंगल एक विदेशी मेहमान जैसा था जो सऊदी अरब से आया और तमिलनाडु से टकराया। और मोंथा वो थाईलैंड से एक लंबे सफर पर निकला और सीधा ओडिशा आंध्रा के तट पर पहुंचा। आसान है ना? और लीजिए, हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ गए कि इन तूफानों के नाम आखिर रखे कैसे जाते हैं। देखिए, ये प्रोसेस काफी दिलचस्प है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ रीजनल कमेटियां मिलकर ये काम करती हैं। जो सदस्य देश हैं वो बारी बारी से नाम सुझाते हैं और वो एक लिस्ट में जुड़ते जाते हैं। ये एक ग्लोबल टीम वर्क है, ठीक वैसे ही जैसे इन तूफानों का असर भी ग्लोबल होता है। तो अगली बार जब किसी तूफान का नाम सुने तो याद रखिएगा, उस एक नाम के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। नमस्कार, आज हम भारत के लेटेस्ट ग्रीन रिपोर्ट कार्ड यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपना देश भारत सच में कितना हरा भरा है। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं, और इसका सीधा सा जवाब है 25.17%। जी हाँ, भारत का लगभग 1/4 हिस्सा जंगलों और पेड़ों से ढका हुआ है। सुनने में तो ये नंबर काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी वो तो इसकी बारीकियों में छिपी है।
तो चलिए इस बड़ी तस्वीर को थोड़ा और समझते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये आता है 18वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से। इसे आप एक तरह से हमारे देश के फेफड़ों का, मतलब हमारे जंगलों का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये 25.17% जमीन पे आखिर कितना होता है? तो ये है 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका, मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर। जरा सोचिए कितना विशाल एरिया है ये। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक अच्छी खबर है, और वो ये कि हमारा ये ग्रीन कवर असल में बढ़ रहा है। मतलब भारत पहले से ज्यादा हरा भरा हो रहा है। पिछली रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, उसके मुकाबले हमारे फॉरेस्ट और ट्री कवर में कुल 1445 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। पहली नज़र में देखें तो ये एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव खबर लगती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, असली कहानी तो बारीकियों में होती है, और इस ग्रोथ की कहानी भी उतनी सीधी नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। और बस यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। जो ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है वो आई है ट्री कवर से, ना कि फॉरेस्ट कवर से। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि भाई इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है असली घने जंगल, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े। वहीं दूसरी तरफ ट्री कवर का मतलब है जंगलों के बाहर लगे हुए पेड़, जैसे शहरों में लगे पेड़, बाग बगीचों में, या फिर खेतों के किनारे लगे पेड़। तो अब बात साफ हो गई, असली बढ़ोतरी घने जंगलों में नहीं, बल्कि इन अलग थलग बिखरे हुए पेड़ों में हुई है। चलिए अब नेशनल लेवल से हटकर जरा राज्यों की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस ग्रीन लीडर बोर्ड पर कौन से राज्य सबसे आगे हैं। तो अगर ओवरऑल ग्रीन कवर बढ़ाने की बात करें तो इसके चैंपियन है छत्तीसगढ़, 684 स्क्वायर किलोमीटर की शानदार बढ़त के साथ। और ठीक इसके पीछे है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। सच में कमाल का प्रदर्शन है इन राज्यों का। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम ग्रोथ की बजाय ये देखें कि सबसे ज्यादा जंगल का इलाका किसके पास है, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। यहाँ पर बाजी मारता है मध्य प्रदेश, जिसके पास 77,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का फॉरेस्ट एरिया है। और दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। और इस कहानी में एक और दिलचस्प एंगल भी है, वो ये कि कौन सा राज्य अपने कुल एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा हरा है। और इस मामले में छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज बाजी मार ले जाते हैं। जरा देखिए, लक्षद्वीप का 91% से भी ज्यादा हिस्सा हरा भरा है। ये तो सच में कमाल है। चलिए अब राज्यों से आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट के कुछ और जरूरी हाइलाइट्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये नंबर है हमारे तटीय इलाकों के रक्षक यानी मैंग्रोव्स का। हमारे देश में करीब 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव कवर है, जो हमारे तटों को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल का है। और ये आंकड़ा क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए एक अच्छी खबर है। देश का कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन बढ़ गया है। अगर आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि हमारे जंगल और पेड़ अब पहले से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को 3 जरूरी बातों में समेटते हैं। पहली बात, भारत का ग्रीन कवर बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये बढ़ोतरी असली घने जंगलों से कम और बिखरे हुए पेड़ों से ज्यादा आ रही है। और तीसरी बात, हर राज्य की कहानी बिल्कुल अलग है। कोई ग्रोथ में आगे है तो किसी के पास एरिया ज्यादा है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, भारत का ग्रीन कवर तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम सही तरह की हरियाली बढ़ा रहे हैं? घने जंगलों और बिखरे हुए पेड़ों के बीच का ये जो फर्क है, ये हमारे पर्यावरण के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे कपड़े आखिर आते कहाँ से हैं, या हमारे फोन को पावर कहाँ से मिलती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम दुनिया के एग्रीकल्चर और मिनरल लीडर्स की खोज करने वाले हैं, ग्लोबल लेवल पर भी, और भारत के अंदर कौन से राज्य पावर हाउस हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ उगाए जाते हैं? इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज कर दे। बने रहिए, इस सवाल पर हम थोड़ी देर में वापस लौटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खेतीबाड़ी की दुनिया में चलते हैं
और देखते हैं कि दुनिया भर में और हमारे देश भारत में कौन असल में फसल का राजा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुख्य अनाजों की जो सच में पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। ये वो ग्रेन्स हैं जो अरबों लोगों की थाली का बेस है, उनकी रोज की रोटी हैं। ओके, तो देखिए, जब चावल और गेहूं आलू की बात आती है तो चीन एक असली पावर हाउस है, दुनिया में सबसे आगे। और अगर हम भारत के अंदर देखें तो चावल में पश्चिम बंगाल का कोई जवाब नहीं और गेहूं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। अब आते हैं मक्के पर। यहाँ सीन थोड़ा अलग है। मक्के में दुनिया का लीडर है यूएसए और भारत में सबसे ज्यादा मक्का उगाता है कर्नाटक। ठीक है, तो खाने पीने की चीजों से आगे बढ़ते हैं। अब जरा उन कैश क्रॉप्स पर नजर डालते हैं जो हमारी इकोनॉमी और डेली रूटीन को चलाती हैं। सोचिए, हमारी सुबह की कॉफी से लेकर हमारे कपड़ों तक सब कुछ। तो यहाँ देखिए, ब्राजील गन्ना और कॉफी दोनों में ही वर्ल्ड लीडर है। लेकिन जब बात आती है जूट की तो यहाँ अपना देश भारत टॉप पर है और इसमें भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पश्चिम बंगाल में। और चाय, चाय की दुनिया में चीन का राज है, जबकि भारत के अंदर असम को हम टी चैंपियन कह सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी फैक्ट, भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है। ये हमारे देश की एग्रीकल्चरल ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। और बात सिर्फ दूध की नहीं है, भारत दालों की प्रोडक्शन में भी दुनिया में सबसे आगे है। दूसरी तरफ जब कपास और प्याज की बात करें तो यहाँ पर चीन टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर है। तो चलिए अब जरा सतह के नीचे खुदाई करते हैं। खेतों से निकलकर अब हम खदानों की ओर बढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि दुनिया के कीमती मिनरल खजाने आखिर छिपे कहाँ हैं। और शुरुआत करते हैं उन मिनरल से जो हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, मतलब कोयले से लेके लोहे तक। यही वो चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज और शहरों को पावर देती हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रेलिया के पास आयरन ओर और बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो चीन कोयला और स्टील में सबसे आगे है। और सबसे मजेदार बात, भारत के अंदर ओडिशा अकेला इन चारों बड़े रिसोर्सेज का टॉप प्रोड्यूसर है। इंडस्ट्रियल पावर हाउस से अब चलते हैं कीमती खजानों की तरफ। अब देखते हैं कि दुनिया के हीरे, सोने और चांदी पर किन देशों का कंट्रोल है। तो देखिए, जब बात आती है हीरो की तो रूस टॉप पर है और इंडिया में ये ताज मध्य प्रदेश के सर हैं। सोने में चीन आगे है, चांदी में मेक्सिको और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में दुनिया को लीड करता है यूएसए। और आखिर में चलिए उन एलिमेंट्स पर नजर डालते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे फ्यूचर को पावर दे रहे हैं। कॉपर प्रोडक्शन में चिली का दबदबा है और भारत में मध्य प्रदेश टॉप पर है। नेचुरल गैस में यूएसए सबसे आगे है और मैंगनीज के लिए दुनिया साउथ अफ्रीका की तरफ देखती है। तो इन सारे आंकड़ों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ और कैसे चमक रहा है। तो ये है भारत की एग्रीकल्चरल पावर का एक स्नैपशॉट। हम पूरी 6 बड़ी कैटेगरीज में दुनिया में नंबर 1 है। दालें, जूट, दूध, चीनी, टोटल ऑयल सीड्स और हाँ, मसाले। तो याद है वो शुरू वाला सवाल? उसका जवाब है भारत। तो ग्लोबल पिक्चर से हटकर अब हम अपना फोकस पूरी तरह से भारत पर लाते हैं। चलिए उन चैंपियन राज्यों से मिलते हैं जो हमारे देश के मिनरल प्रोडक्शन के असली पावर हाउस हैं। जब भारत में मिनरल्स की बात होती है तो ओडिशा सच में एक किंग है। ये राज्य 1 या 2 नहीं बल्कि 7 बड़े मिनरल्स के प्रोडक्शन में देश को लीड करता है, जिसमें कोयला, आयरन ओर और बॉक्साइट जैसे हैवी वेट्स शामिल हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश। ये भी एक मिनरल पावर हाउस है। डायमंड, कॉपर और मैंगनीज के प्रोडक्शन में ये देश में सबसे आगे है। और एक फैक्ट तो ये है कि भारत का इकलौता हीरा उत्पादक राज्य भी यही है। और लिस्ट में है राजस्थान, जो अपने डाइवर्स मिनरल वेल्थ के लिए जाना जाता है। ये राज्य चांदी, क्रूड ऑयल, जिप्सम और लेड के प्रोडक्शन में भारत में नंबर 1 है। तो ये जो नंबर हमने देखे, ये आज की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन भविष्य में ये लिस्ट कैसी दिख सकती है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है और दुनिया बदल रही है, कौन से रिसोर्स और कौन से देश आगे निकलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में ग्लोबल पावर को नए सिरे से डिफाइन करेगा। सोचने वाली बात है ना?